गुड मॉर्निंग। आज चलिए ग्रिफिथ्स की कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। जो भी अभी तक हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ी है, जब प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तब समझ में आता है कि हमने जो पढ़ा है उसको कैसे अप्लाई करें। क्या हमें वाकई समझ में आता है या उसको सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट इक्वेशन के रूप में पढ़ लिया। और इवेंचुअली एट सम स्टेज हम ये भी देखेंगे कि उनकी एप्लीकेशंस क्या क्या है। जैम के क्वेश्चन पेपर्स कुछ सॉल्व किए थे, बट हम उसी तक लिमिट नहीं करना चाहते। लेट अस सॉल्व सम मोर प्रॉब्लम्स इन ग्रिफिथ्स बुक। तो एक प्रॉब्लम जो पहले की थी वो थी कि यदि हमारे पास एक कंडक्टिंग स्फीयर है जिसका रेडियस है r और x एक्सिस के ऊपर a दूरी पर यदि एक पॉइंट चार्ज q रख दिया, अब मुझे पता करना है हर जगह पोटेंशियल क्या है। तो कंडक्टिंग स्फीयर की वजह से हमने एक ट्रिक लगाई थी। वो क्या ट्रिक थी कि बाउंड्री कंडीशंस मीट आउट होनी चाहिए। ये ग्राउंडेड कंडक्टिंग स्फीयर है, यानी इसका पोटेंशियल जीरो है। तो हमने कहा था यदि मैं यहां पर एक चार्ज रख देता हूं q प्राइम सच दैट इसका पोटेंशियल जीरो हो जाए, तो q और q प्राइम से मिला के किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल निकाल सकते हैं एंड दैट विल बी करेक्ट। क्यों? क्योंकि बाउंड्री कंडीशंस की एक खास बात है, लाप्लास इक्वेशन के सॉल्यूशंस यूनिक होते हैं सब्जेक्ट टू दोस बाउंड्री कंडीशंस। तो हमने क्या निकाला था कि ये जो डिस्टेंस है b, दिस डिस्टेंस b इज इक्वल टू r स्क्वायर अपॉन a एंड द चार्ज q प्राइम वाज माइनस q b बाय r। तो ये किस कंडीशन में था? जब कंडक्टिंग स्फीयर मेरा ग्राउंडेड था, इसका पोटेंशियल जीरो था। अब इसी प्रॉब्लम को मैं रिफ्रेश कर देता हूं। वो क्या कि अब मैं इसको ग्राउंडेड नहीं रखना चाहता, इसका पोटेंशियल जीरो नहीं रखना चाहता। यदि मेरे स्फीयर का पोटेंशियल दे रखा है v जीरो, ऐसी स्थिति में प्रॉब्लम कैसे चेंज होगी? तो ये जो q प्राइम था यहां पर, ये q प्राइम इसके ऊपर इंड्यूस होगा और वो स्फेरिकली सिमेट्रिक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्शन खास डायरेक्शन है। इस डायरेक्शन में ओरिजिनल चार्ज q है, तो यहां चार्ज इंड्यूस ज्यादा होगा, यहां कम होगा। और इस एसिमेट्री का इफेक्ट इसके नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में आ गया। अब यदि इसका पोटेंशियल v जीरो करना है तो मैं क्या करूं? या तो यहां पर कोई चार्ज रख दूं q डबल डैश सच दैट v जीरो इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 q डबल डैश अपॉन r। तो अब इस स्फीयर का पोटेंशियल क्या हो गया? v जीरो। q और q प्राइम का क्या हुआ? कोई फर्क नहीं पड़ा, दैट रिमेन्स एज इट इज, क्योंकि एडिशनल चार्ज जो रखा है ये स्फेरिकल सिमेट्री की वजह से पहले वाली जो नॉन यूनिफॉर्मिटी थी उसको डिस्टर्ब नहीं करता। आप एक काम और कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ पुटिंग दिस q डबल डैश हियर, इस q डबल डैश को इस पे रख सकते हैं। यदि q डबल डैश को स्फीयर के ऊपर रख दिया तो वो भी एक स्फेरिकल सिमेट्रिक रहेगा। तो इसके ऊपर जो टोटल चार्ज है वो टोटल चार्ज हो जाएगा q डबल डैश प्लस q डैश। q डैश इसकी वजह से, इमेज चार्ज की वजह से जो इंड्यूस हुआ, और q डबल डैश इसके पोटेंशियल को v जीरो बनाने के लिए। तो पुट अ चार्ज सच दैट दिस इज द वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल, और यू कैन से q डबल डैश कितना चार्ज रखना है मुझे? हमें चार्ज रखना है 4 पाई एप्सिलॉन 0, इतना चार्ज रखना है। और नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है? नेक्स्ट प्रॉब्लम यह है कि मान लीजिए कि स्फीयर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। यदि स्फीयर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, अब ग्राउंडेड वगैरह की बात नहीं कर रहे हैं। ग्राउंडेड का मतलब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल? नो, ग्राउंडेड का मतलब पोटेंशियल इज जीरो, बिकॉज वी ऑलवेज अज्यूम दैट द पोटेंशियल ऑफ द ग्राउंड इज जीरो। अब हमने कहा मान लीजिए ये कंडक्टिंग स्फीयर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, तो इस पे चार्ज कितना है? इस पे चार्ज इतना है, और ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, मतलब हमने कहा दिस इज इक्वल टू जीरो, देयरफॉर q डबल प्राइम। एंड नाउ द क्वेश्चन इज हाउ मच इज द फोर्स ऑन दिस? तो अब q डबल प्राइम यदि
स्फीयर के सरफेस पे है, स्फेरिकल सिमेट्री की वजह से मैं मान सकता हूं कि ये सारा चार्जेस एज इफ इट इज कंसंट्रेटेड एट द सेंटर। एज अ रिजल्ट इन दोनों चार्ज की वजह से इसके ऊपर कुछ फोर्स लगेगा, और वो फोर्स कितना लगेगा? दिस डिस्टेंस A minus B. So ये तीनों सब्स्टिट्यूट कर दीजिए उसके अंदर, दैट विल गिव यू द फोर्स। अब इस फोर्स की वजह से इसके ऊपर रिपल्शन होगा या अट्रैक्शन होगा। नोट कीजिए कि क्यू प्राइम का साइन इससे ऑपोजिट है और क्यू डबल प्राइम का इससे ऑपोजिट है, मतलब क्यू डबल प्राइम का इसके बराबर है। तो सवाल क्या है कि क्यू डबल प्राइम और क्यू के बीच में तो रिपल्शन होगा और इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा। इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और इफेक्टिवली ये डिस्टेंस कम है, इसलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी मोर। सो द फोर्स ऑन क्यू विल बी दिस। सब कुछ ढंग से सब्स्टिट्यूट करेंगे, यू शुड प्रोबब्ली गेट अ नेगेटिव साइन ओनली टू शो कि फोर्स इज इन दिस डायरेक्शन। मे बी आई शुड ऑल्सो राइट डाउन, ये था ग्रिफिथ्स का प्रॉब्लम 3.9। मेरे पास 4th एडिशन है ग्रिफिथ्स की बुक। Let's look at problem number 3.10. So problem 3.10 is कि हमारे पास एक infinite conducting plane है such that this is x direction, this is y direction, xy direction के अंदर plane है और x direction के ऊपर यहां पर एक infinite line charge है। चार्ज डेंसिटी लैम्डा, और ये जो प्लेन है ये ग्राउंडेड है। और यदि ये प्लेन ग्राउंडेड है तो क्वेश्चन, ग्राउंडेड है मतलब इसका पोटेंशियल 0 है। अब हम क्या पता करना चाहते हैं? वी वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज द पोटेंशियल एवरीवेयर। बट इस तरह की तो प्रॉब्लम पहले हमने एक बार की थी। उसमें क्या किया था? उसमें किया था हमारे पास दो लाइन चार्जेस हैं सर्टेन डिस्टेंस a, और वो प्रॉब्लम की थी, लेट मी रिकॉल, कब की थी? 201 P01 या एट अबाउट टाइम जो था 25-20 के आसपास। तो बिल्कुल वो की वो हालत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये जो डिस्टेंस यहां पे दे रखा है दोनों के बीच का d डिस्टेंस नीचे एक इमेज चार्ज बन जाएगा, इनफाइनाइट लाइन चार्ज। और पोटेंशियल एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज से कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं? पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए हम कहते हैं किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये लैम्डा है r, from reference point R to R, and E is और रेफरेंस पॉइंट को यदि मैंने 0 मान लिया, कोई भी रेफरेंस पॉइंट है, सो दिस गिव्स मी पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन 0 ये क्या है? किसी भी आर्बिट्ररी पॉइंट पर जहां पर डिस्टेंस है पॉजिटिव चार्ज से r प्लस, डिस्टेंस d क्या है? बिटवीन द लाइन चार्ज एंड द इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेन। और किसी आर्बिट्ररी पॉइंट पर यहां पर r प्लस पे
जिसकी दूरी ये r प्लस है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल? इंटीग्रेट एंड दिस इज व्हाट यू गेट। क्यों? जहां पर रेफरेंस पॉइंट इज एट d, वेयर v ref is 0, it is given, and r is r plus from positive charge. सिमिलरली जब मैंने इमेज चार्ज बनाया तो इमेज चार्ज इज नेगेटिव चार्ज, उसकी वजह से जो पोटेंशियल होगा, उसकी वजह से पोटेंशियल आता है लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 लॉग ऑफ वेयर r माइनस इज द डिस्टेंस फ्रॉम द नेगेटिव चार्ज। सो उस पॉइंट के ऊपर रिजल्टेंट पोटेंशियल कितना होगा? दोनों का सम। सो द रिजल्टेंट पोटेंशियल इज r minus क्या है? r minus is the distance from this line charge to any arbitrary point there. और ये x एक्सिस के ऊपर है, तो वो x पे तो डिपेंड नहीं करेगा डिस्टेंस। That arbitrary point has to be measured in terms of y and z, क्योंकि हर वैल्यू ऑफ x के ऊपर you will get the same. r minus, like I said, is the distance from here, so r minus square is equal to z plus d the whole square plus y square, and r plus square is z minus d the whole square plus y square. Or you can write this as lambda upon 4 pi epsilon 0 log of ये 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके ऊपर पावर ले ली, सब्स्टिट्यूट, and that gives you the potential at any point. And the next question is, find out how much is the surface charge density. So the surface charge density we know, sigma is equal to minus epsilon 0 del v upon del n, where n is the normal direction. और ये जो हमारा conducting plane है, infinite conducting sheet, this is in the xy plane. Therefore, normal will be in the z direction. As a result, I should find out and sigma induced is equal to minus epsilon 0 del v by del z at z is equal to 0. तो ये हमको सरफेस चार्ज डेंसिटी इंड्यूस जो है वो दे देगा। वो x के ऊपर निर्भर करेगा ना, z को 0 पुट कर दिया, तो वो किस पे निर्भर करेगा? वो सिर्फ y पे निर्भर करेगा। और सिर्फ y पे निर्भर करेगा तो अब हम एक और काम कर सकते हैं, हम y के पैरेलल स्ट्रिप्स बना सकते हैं ऐसी। इनफैक्ट सॉरी, y पे ऐसी स्ट्रिप्स बना सकते हैं। दिस इज dy एट ए डिस्टेंस y अवे। और चूंकि सरफेस चार्ज डेंसिटी आ गई, चार्ज पर यूनिट एरिया हर स्ट्रिप के अंदर हमने पता कर लिया। इसकी लंबाई यूं तो इनफाइनाइट है, लेकिन मैं L मान लेता हूं। सो टोटल इंड्यूस्ड चार्ज विल बी सिग्मा इंड्यूस्ड, ये y के फंक्शन पे है, इंटू L dy, एंड y वेरीज फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। ये पता कर लीजिए, वो आ जाए, यहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। क्योंकि इसके अंदर y बैठा है, और टोटल चार्ज इंड्यूस कितना हो जाएगा? टोटल चार्ज इंड्यूस आएगा। क्यों? क्योंकि हमने लंबाई स्ट्रिप की L ली है।
सो यानी एग्जैक्टली वही सरफेस चार्ज डेंसिटी आ जाएगी. सो आई लीव दिस छोटा सा डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन हियर. बट यू सी द पावर ऑफ मेथड ऑफ इमेजेस. यदि मेथड ऑफ इमेजेस यूज नहीं करते फिर इस पोटेंशियल को कैसे पता करते? दैट्स अ डिफिकल्ट थिंग. Another problem from method of images, this is 3.11. is हमारे पास दो perpendicular conducting planes हैं. Grounded यानी इनका पोटेंशियल जीरो है. यहां पर एक चार्ज रख दिया Q, जहां पर ये दूरी दे रखी है A, ये दूरी दे रखी है B. बोले इस चार्ज के लिए इमेजेस बनानी. और फिर क्या करना है? इवेंचुअल पर्पस है यहां पर हर जगह पोटेंशियल पता करना है. तो यदि ये कंडक्टिंग शीट्स नहीं होती, ग्राउंडेड कंडक्टिंग शीट जहां पे पोटेंशियल V इज इक्वल टू जीरो है, तो आसान काम था क्या कि एक सिंगल चार्ज की वजह से पोटेंशियल KQ बटा R. अब मेथड ऑफ इमेजेस बनानी है तो क्या करें? ये पोटेंशियल जीरो है तो यहां पर एक माइनस Q रखते हैं. कितनी दूरी पर? B दूरी पर. और इसका पोटेंशियल जीरो बनाना है तो क्या करें? तो यहां पर एक माइनस Q रखते हैं. बट दैट इज नॉट इनफ. व्हाई? क्योंकि इसकी वजह से अब यहां पर चेंज हो जाएगा. वे क्या करें? दिस एक्ट्स एज अ मिरर फॉर दिस. यहां पर एक प्लस Q आ जाएगा. अब आप देखेंगे कि इन चार चार्जेस की वजह से जो आपकी इनिशियल कंडीशन दे रखी है, क्या ये और ये, इन पे पोटेंशियल जीरो होना चाहिए. ये चारों ये कंडीशन मीट आउट हो जाती है. इसलिए मैं यहां पर पोटेंशियल निकालने के लिए इन चारों चार्जेस की वजह से निकाल सकता हूं. कैसे? सपोज आपका ये x है, ये डायरेक्शन y है और z डायरेक्शन बाहर की तरफ है. तो किसी आर्बिट्ररी पॉइंट पे जिसमें z भी कुछ भी वैल्यू हो तो पोटेंशियल कितना होगा? सपोज ओरिजिन से इसका वैल्यू है x y z. सो q से पोटेंशियल यहां पर कितना होगा? 1/4 pi epsilon 0 q. और इसकी दूरी ये कितनी है? y से b. एज अ रिजल्ट सॉरी x से भी दूरी a है, तो दिस विल बी x minus a whole square. What about the potential due to this? The potential due to this will be minus q upon x minus a whole square plus y plus b, एंड इसी प्रकार बाकी दोनों चार्जेस की वजह से. थोड़ा सा नॉट गुड लुकिंग एक्सप्रेशन है, बट दैट इज इजियर देन सॉल्विंग इट बाय एनी अदर मेथड. फिर आप ये भी पूछ सकते हैं इसके ऊपर फोर्स कितना है? स्ट्रेट फॉरवर्ड, इसकी वजह से निकालिए, इसकी वजह से निकालिए, इसकी वजह से निकालिए. सो दिस इज अगेन द पावर ऑफ इमेजेस. अब ये 90 डिग्री की जगह कोई भी एंगल ले सकते हैं? द आंसर इज यस, प्रोवाइडेड 180 को उससे डिवाइड करें तो इंटीजर आना चाहिए. विच मीन्स यदि ये मेरा एंगल 45 डिग्री है या 60 डिग्री है तो ठीक है. क्यों? क्योंकि 60 डिग्री भी है तो आप इमेजेस उसी प्रकार बना सकते हैं. लेट्स कंसीडर 60 डिग्रीज. ये कंडक्टिंग है, ये कंडक्टिंग, ये बीच में एक चार्ज है, ये 30 डिग्री है करीब, तो एक चार्ज आएगा यहां, फिर
इसके करस्पॉन्डिंग एक चार्ज आएगा यहां, फिर इसके करस्पॉन्डिंग एक चार्ज आएगा यहां, फिर इसके करस्पॉन्डिंग एक चार्ज आएगा यहां। You'll get 6 चार्जेस। चूंकि ये मैंने बीचों बीच लिया है तो कंप्लीटली सिमेट्रिक होगा। अब इन 6 चार्जेस से क्या कंडीशन होगी? यू कैन सी कि यहां पर पोटेंशियल जीरो होना है, यहां पर पोटेंशियल जीरो होना है। इसको मीट करने के लिए ये 5 चार्जेस की जरूरत है। ये कुछ उस तरह की प्रॉब्लम हो गई क्या? कांच के सामने रखा तो एक इमेज बन गई। यदि इसको बीच में नहीं रखेंगे, थोड़ा इधर रखेंगे, थोड़ी सी गणित मुश्किल हो जाएगी। 45 डिग्री है तो क्या होगा? नंबर ऑफ इमेजेस विल बी, अगेन यू कैन कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इमेजेस इज इन फैक्ट 2 पाई डिवाइडेड बाय एंगल बिटवीन देम -1। यदि दोनों कंडक्टिंग प्लेन के बीच का एंगल π/2 था तो नंबर ऑफ इमेजेस हमने 3 बनाई थी। अब 2π/3 है, ये सॉरी π/3 है, तो ऐसी स्थिति में 6 - 1 5 इमेजेस बन गए। सपोज एंगल 70 डिग्री है तो then this method doesn't work. Why? Because 70 डिग्री होने के ऊपर आप जैसे जैसे इमेजेस बनाते जाएंगे वो 360 पूरा नहीं होगा, फिर वो आगे आ जाएगा, तो इनफाइनाइट सीरीज बनती जाएगी एंड यू विल नॉट बी एबल टू क्रिएट कि किस कंडक्टिंग प्लेन के ऊपर पोटेंशियल जीरो है। इस मेथड को वर्क करने के लिए क्या चाहिए? इस मेथड को वर्क करने के लिए ये चाहिए कि हम चाहते हैं जितने भी हमारे इमेज चार्जेस हैं उनको इस प्रकार रखें कि कंडक्टिंग सरफेस का पोटेंशियल जीरो हो जाए। वो हमारी गिवन कंडीशन है, वो हमारी बाउंड्री कंडीशन है, और फिर हम पढ़ चुके हैं कि ये सोल्यूशन जो निकलता है दैट इज ऑलवेज a unique solution for a given boundary condition. So power of images का क्या है? What is the power of method of images? By looking at the figure, by looking at the charge and the conducting surface, उनकी ज्योमेट्री, क्या मैं ऐसे चार्जेस बना सकता हूं या उनको पोजीशन कर सकता हूं? चार्ज नहीं बना सकता, क्या उनको ऐसे पोजीशन कर सकता हूं कि वो बाउंड्री कंडीशन मीट आउट हो जाए? Let's consider yet another problem. This is 3.12. इसको पूरा नहीं सॉल्व करेंगे, हिंट देके छोड़ देंगे। ये 2 सर्कुलर कॉपर पाइप्स हैं, दोनों का रेडियस दे रखा है r, दोनों की बीच की दूरी दे रखी है 2d, सो दिस इज d, दिस इज ऑल्सो d, और ये दे रखा है कि इसका पोटेंशियल है V0, इसका पोटेंशियल है -V0। इसकी चार्ज डेंसिटी, इसके अंदर चार्ज वगैरह वगैरह, इसके बारे में कुछ नहीं दे रखा। 2 कॉपर पाइप्स हैं, दोनों का पोटेंशियल फिक्स्ड है। अब हर जगह पोटेंशियल पता कीजिए। कॉपर पाइप का पोटेंशियल है, इसका कॉपर पाइप का पोटेंशियल है, तो यहां भी कोई पोटेंशियल होगा। यस। और वो कैसे कैलकुलेट करें? वी मेक यूज ऑफ समथिंग दैट जो हमने पहले किया था। क्या? हमने जब वो प्रॉब्लम की थी जो 2 इनफाइनाइट लाइन चार्जेस हैं, तो हमने कहा था कि इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस जो हैं, equipotential surfaces are circular, and we said to obtain that you have to write x minus x0 plus y minus y0 इस फॉर्म में लिखना है पोटेंशियल के लिए। उससे x0 और y0 की वैल्यू निकल जाएगी। तो यहां पर क्या हो गया? x0 की वैल्यू क्या है? द सर्कल इज सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस d away, और रेडियस क्या है? दे रखा है। तो उससे इफेक्टिवली आपको जो सो कॉल्ड चार्ज डेंसिटी है लैम्डा, वो निकल जाएगी। तो दिस इज ऑल्सो एग्जैक्टली द सेम प्रॉब्लम जो अभी थोड़ी देर पहले हमने रेफरेंस भी दिया था, उसी प्रॉब्लम को कंटिन्यूअस करके है। बट व्हाट इज द हाईलाइट? द हाईलाइट इज द चार्ज इज नॉट गिवन टू अस।
ओनली द पोटेंशियल ऑन टू कंडक्टर्स इज गिवन एंड दैट स्पेसिफाइज, उससे पूरे जगह हर जगह पोटेंशियल स्पेसिफाई हो जाता है ना, क्योंकि ये एक बाउंड्री कंडीशन मीट आउट मिल गई है।